हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मजे में होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने संख्याओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने समझा था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन परिमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को भी समझा था। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे, यानी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो कंप्यूटर महाशय एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पेश किया जाए। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट दिए गए हैं और तीनों पार्ट में 2-2 संख्याएं दी गई हैं। आपको करना क्या है, आपको इनका एचसीएफ निकालना है। कैसे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो पिछली वीडियो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा इन्हीं भी 2 संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, तो उस जानकारी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में पहली संख्या है 135 और दूसरी संख्या है 225। मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों संख्याओं में कौन बड़ा कौन छोटा, तो आपका जवाब होगा कि 225 बड़ा है, 135 छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 225 में 135 से भाग करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है कि 135 से जब आप 225 में भाग करेंगे तो भाग एक ही बार जाएगा, यानी यहाँ पर 135 होगा। ठीक है, अब 5 में से 5 निकल गया 0, यहाँ पर 2 है, यहाँ से 1 उधार लिया 12 हो गया, 12 में से 3 निकल गया 9, यानी 90 आया। ठीक, शेषफल 0 नहीं आया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इस 90 से इस 135 में भाग करेंगे, है ना। तो यहाँ भी भाग एक ही बार जाएगा, ये 90 हो गया, 5 और ये कितना आया 4, यानी 45। शेषफल यहाँ पर 45 आया है। फिर क्या करेंगे, फिर अब 45 से इस 90 में भाग करेंगे। देखो लास्ट वाला जो भाजक होता है ना, उसी में भाग करते हैं। ऐसा नहीं कि 45 से 135 में भाग करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, इस 90 में भाग करेंगे। तो 45 से भाग किया कितना आया 90, यानी शेषफल कितना हो गया 0 हो गया। जैसे ही शेषफल 0 आ जाता है, इस प्रक्रिया को वहीं पर रोक देते हैं और हमारा जो लास्ट वाला भाजक होता है, जो अंतिम वाला भाजक होता है, वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। किसका? इन दोनों संख्याओं का। ठीक है, तो 45 हमारा क्या है, महत्तम समापवर्तक है। किसका? 135 और 225 का। ठीक है, तो ये तो हो गया, लेकिन अब इसे हम लोग लिखेंगे कैसे? तो इसे हम लोग लिखते इस तरह से हैं कि 225 में 135 से भाग किया गया, भागफल 1 आया, शेषफल 90 आया। मतलब लिखा इस तरह से जाएगा, यहाँ पर होगा 225, फिर 135 से भाग किया, भागफल 1 आया, शेषफल 90 आया, यानी शेषफल 0 नहीं हुआ। जब शेषफल 0 नहीं हुआ तो इस प्रक्रिया को आगे जारी रखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका भाजक है, ये क्या है, ये भाजक है। ये क्या है, ये भागफल है। ये क्या है, ये शेषफल है। और ये क्या है, ये भाज्य है ना। तो यहां पर शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो इस प्रक्रिया को आगे जारी रखना है। तो अब जो आपका भाजक था ना, वो भाज्य हो जाएगा और जो शेषफल था वो भाजक हो जाएगा। तो यहां पर देखो 90 से 135 में भाग किया तो भागफल कितना आया, 1 आया, और शेषफल कितना आया था, 45 आया था। यानी यहाँ भी शेषफल 0 नहीं हुआ। जब तक शेषफल 0 नहीं होगा हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। अब क्या होगा, अब ये जो आपका भाजक है 90, अब ये बन जाएगा भाज्य, और ये जो शेषफल था ये बन जाएगा भाजक, है ना। अब 45 से 90 में भाग किया, भागफल कितना आया 2 आया, और शेषफल कितना आया 0 आया, यानी r बराबर कितना हो गया 0 हो गया। और जैसे ही r बराबर 0 आ जाएगा हम इस प्रक्रिया को रोक देंगे। हमारा जो आखिरी भाजक होगा, यानी 45 क्या है, भाजक है। तो लास्ट में जिससे हमने भाग किया है ना, यही क्या होगा, यही एचसीएफ होगा। तो 135 और 225 का एचसीएफ कितना आया, 45 आया। इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में पहली संख्या 196 है, दूसरी संख्या है 38,220। यानी 38,220 बड़ी है, 196 छोटी है। तो 38,220 में हम लोग 196 से भाग करेंगे, है ना। कर लेते हैं, 38,220 में 196 से भाग। ठीक है,
अब यहाँ पर भाग एक बार में तो दे नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि 3 अंकों की संख्या से भाग करनी है और 5 अंकों की संख्या यहाँ पर दी गई है ना। तो देखते हैं 196 है, अगर मैं यहाँ से 3 अंक लेता हूँ तो भाग चला जाएगा, है ना। तो 382 में पहले करता हूँ, तो 382 में जब 196 से भाग करूंगा तो भाग एक ही बार जाएगा, है ना, क्योंकि 2 बार ज्यादा हो जाएगा। तो 196 हो गया, यहाँ पर 2 है तो एक यहाँ से उधार ले लेगा, 12 हो जाएगा, 12 में से 6 निकल गया, 6 बचा, यहाँ 7 बचा है, 7 में से 9 निकलेगा नहीं, एक उधार लेगा, 17 होगा, 17 में से 9 निकलेगा, 8 बचेगा, यहाँ 2 बचा नहीं, एक आ गया, ठीक है, 186 हुआ। ये शेषफल नहीं है, ये शेषफल नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर 2 अंक बाकी है, तो इस 2 को यहाँ पर उतारेंगे, ठीक है। अभी 196 से ही भाग करेंगे, है ना। अब 196 से 1862 में भाग करना है ना। तो करते हैं, अगर मैं 196 में 10 से गुणा करता हूं तो ये 1960 हो जाएगा, जो कि 1862 से ज्यादा है, इसका मतलब 10 बार तो नहीं जाएगा। अब अगर मैं 9 से गुणा करता हूं तो 9 6 54 होगा, 9 9 81, 5 86 होगा, और 9 1 9 8 17 यानी 1764, जो कि 1862 से कम है, इसका मतलब 9 बार भाग जाएगा, ठीक है। अब 2 में से 4 निकलेगा नहीं, तो एक उधार लेगा, 12 12 में से 4 निकल गया 8, यहाँ बचा 5, ये उधार लेगा 15 15 में से 6 निकल गया 9, यहाँ पर बचा 7 7 में से 7 निकल गया 0 1 1 0, ये खत्म, ठीक है। अभी भी ये शेषफल नहीं है, क्यों, क्योंकि एक अंक भी बाकी था 0, तो उस 0 को यहाँ पर नोट करेंगे। अब 196 से 980 में भाग करेंगे, है ना। तो करते हैं, 5 बार देखते हैं, 5 36, 5 9 45 और 3 48, 5 1 5 और 4 9, ये कर गया है ना। शेषफल आ गया 0, तो आगे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब कि 38,220 और 196 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक जो होगा वो 196 होगा, है ना। अब इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 38,220 में जब मैंने 196 से भाग किया तो भागफल कितना आया, 195 आया, और शेषफल कितना आया, 0 आया। इसलिए HCF 196 38,220 इक्वल टू कितना, 196, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट। तीसरे पार्ट में पहली संख्या दी गई है 867 और दूसरी संख्या दी गई है 255, मतलब 867 255 से ज्यादा है, यानी हम लोग 867 में 255 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक। तो कर देते हैं भाग। 255 में अगर मैं 3 का गुणा करूं तो 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, है ना। 3 बार भाग चला जाएगा, 7 में से 5 निकल गया, 2 बचा, 6 में से 6 निकल गया 0, 8 में से 7 निकल गया 1, शेषफल कितना आया, 102 आया। मतलब इस प्रक्रिया को हम आगे जारी रखेंगे, 102 से अब भाग करेंगे 255 में, ठीक है। तो 102 में अगर मैं 2 का गुणा करूं तो ये होगा 204, क्योंकि 3 बार जाएगा, है ना। 204 हो गया, 5 में से 4 निकल गया 1, और ये हो गया 5, 51 आया शेषफल। अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो 51 से भाग करेंगे 102 में, है ना। और आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं 51 में 2 से गुणा कर दूं तो 102 होता है, यानी यहाँ पर शेषफल आ गया 0, है ना। तो लास्ट वाला भाजक कितना है, 51 है, यही क्या होगा, HCF होगा। तो इसे लिख देते हैं हम लोग, 867 इक्वल टू 255 इंटू भागफल कितना आया था, 3 आया था, शेषफल कितना आया 102, यानी यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, यानी शेषफल 0 नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अब की बार 255 में भाग गया कितने से, 102 से, कितनी बार गया, 2 बार गया, शेषफल कितना आया 51 आया, यानी रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 102 से भाग किया कितने से, 51 से, कितनी बार भाग गया, 2 बार, शेषफल कितना आया 0 आ गया, है ना। और जैसे शेषफल 0 आ, जो हमारा लास्ट वाला भाजक होता है यही क्या होता है, यही HCF होता है, ठीक है। तो 867 और 255 का जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 51। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कह रहा है कि दर्शाइए कि
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोई भी विषम पूर्णांक या तो 6q+1 के रूप का होगा, या तो 6q+3 के रूप का होगा, या तो 6q+5 के रूप का होगा। इन तीनों में से किसी एक रूप में होगा ही होगा, है ना। तो ये तो हम लोग सिद्ध करेंगे कि कोई भी विषम पूर्णांक इन तीनों में से किसी एक रूप में होगा, लेकिन उससे पहले हम इनका मतलब समझेंगे कि आखिर 6q+1 का मतलब क्या है, 6q+3 का क्या मतलब है, 6q+5 का क्या मतलब है। तो अगर मैं 6q+1 की बात करूं तो इसमें जो 6 है ये क्या है, ये डिवाइजर है यानी भाजक है, क्योंकि अगर मैं बात भागफल है। और अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 क्या है, रिमाइंडर है यानी शेषफल है। बात समझ में आ रही है। कहने का कुल मतलब यह है कि जब भी आप किसी विषम पूर्णांक में 6 से भाग करेंगे तो भागफल कुछ भी हो सकता है, q का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन शेषफल कितना आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जब भी हम किसी विषम पूर्णांक में 6 से भाग करेंगे तो या तो शेषफल 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा। भागफल कुछ भी हो सकता है, q का मान कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसने कह रखा है कि q कोई पूर्णांक है। तो जब q कोई पूर्णांक है तो q का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन शेषफल कितना आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा, है ना। तो देखो हमें पता है कि विषम पूर्णांक जो होते हैं वो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 यही होते हैं। तो अगर मैं इन विषम पूर्णांकों में 6 से भाग करता हूं तो भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं 1 में 6 से भाग करता हूं। जब मैं 1 में 6 से भाग करूंगा तो भागफल कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 6 का पहाड़ आप 0 बार पढ़ो, है ना, क्योंकि 1 छोटा है तो 6 एकदम 6 करोगे तो 6 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 0 बार भाग जाएगा। तो 6 का पहाड़ जब आप 0 बार पढ़ोगे तो यहाँ पर 0 आएगा, और घटाओगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। ऐसे ही जब आप 3 में 6 से भाग करोगे, अभी भी 3 छोटा है तो 0 बार भाग जाएगा, यहाँ भी 0 आया तो घटाने पर कितना आएगा, शेषफल 3 आएगा। ऐसे आप जब 6 से 5 में भाग करोगे तो 5 छोटा है, इसका मतलब 0 बार भाग जाएगा, और यहाँ पर घटाने पर शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। ऐसे अगर आप 7 में 6 से भाग करते हो तो 6 एकम 6 एक बार भाग जाएगा, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। फिर अगर ऐसे आप 9 में भाग करते हो तो 6 एकम 6 शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे आप जब 11 में भाग करते हो तो 6 एकम 6 और शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। तो आप क्या देखते हो कि जब भी आप किसी विषम पूर्णांक में 6 से भाग करते हो तो शेषफल या तो 1 आता है, या तो 3 आता है, या तो 5 आता है ना। या तो 1 आता है, या तो 3 आता है, या तो 5 आता है। और एक बात आप क्या देख रहे हो, और एक बात आप ये देख रहे हो कि पहले का शेषफल 1 आया, दूसरे का 3 आया, तीसरे का 5 आया, फिर चौथी संख्या का शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया, फिर 5वीं का 3 आ गया, फिर 6वीं का 5 आ गया। ऐसे फिर जब आप 7वीं का निकालोगे फिर से 1 आएगा। तो मतलब क्या है कि हर 3 संख्याओं के बाद चौथी संख्या का शेषफल रिपीट हो रहा है ना। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। तो हमें करना क्या था, हमें ये बताना था कि कोई भी विषम पूर्णांक या तो 6q+1 के रूप में होगा, या तो 6q+3 के रूप में होगा, या तो 6q+5 के रूप में होगा, है ना। तो देखो शेषफल 1, 3, 5 तो कंटिन्यू आ रहा है। अगर मैं q की बात करूं तो q क्या है, यहाँ पर q मतलब भागफल 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। ऐसे आगे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो q का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन शेषफल हमेशा क्या हो रहा है, 1, 3, 5 हो रहा है। तो अगर मैं इन्हें लिखना चाहूं तो लिखूंगा कैसे, देखो ऐसे लिखूंगा भाई। 1 में आपने भाग किया था, 1 में आपने भाग किया था, कितने से भाग किया, 6 से भाग किया, भागफल कितना आया, 0 आया, शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। बात समझ में आ रही। ऐसे आप जब 3 में भाग करते हो, 6 से, तो भागफल 0 आया, शेषफल कितना आया, 3 आया। ऐसे जब आप 5 में भाग करते हो तो भागफल 0 आता है, शेषफल कितना आता है, 5 आता है। ऐसे जब आप 7 में भाग करते हो तो भागफल 1 आता है और शेषफल 1 आता है। ऐसे जब आप 9 में भाग करते हो तो भागफल 1 आता है और शेषफल 3 आता है। और ऐसे जब आप 11 में भाग करते हो तो भागफल 1 आता है और शेषफल कितना आता है, 5 आता है। तो आपको ये बात अच्छी तरीके समझ में आ रही होगी कि मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं 6q+1, और यहाँ पर q बराबर कितना है, 0 है। यहाँ पर q बराबर कितना है, 0।
इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 6q + 3, है ना, q बराबर 0 है। ऐसे में इसको लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 6q + 5। बात समझ में आ रही है। फिर अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो इसे लिख सकता हूं 6q + 1। यहाँ पर q का मान कितना है, 1 है ना, भागफल 1 है। ऐसे अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 6q + 3, और अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 6q + 5, है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कोई भी विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में ही होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेथड और है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी का मेथड है। तो देखते हैं कि इस मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। मैंने कहा कि मान लिया कि x कोई पूर्णांक है, x कोई पूर्णांक है। मैंने ये नहीं कहा है कि x सम पूर्णांक है, x विषम पूर्णांक है। x कोई भी पूर्णांक हो सकता है, सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें x में 6 से भाग करना है। 6 से भाग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 6 ही तो भाजक है, तो जो भाजक है उसी से भाग करेंगे। तो जब मैं 6 से x में भाग करता हूं तो मान लो 6 का पहाड़ा मैं q बार पढ़ता हूं। जब मैं 6 का पहाड़ा q बार पढ़ता हूं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 6q मिलेगा। जब मैं घटाता हूं तो मान लो शेषफल r आता है ना, समझने वाली बात है। सिर्फ 6 से जब x में भाग किया, भागफल q आया और शेषफल क्या आया, r आया, ठीक है। तो इसे मैं लिखूंगा कैसे, जब मैंने x में 6 से भाग किया तो भागफल कितना आया, q आया, और शेषफल कितना आया, r आया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये कहती है कि जो भी शेषफल आया है वो या तो शून्य आएगा, या तो शून्य आएगा, या तो भाजक से छोटा आएगा, भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। किसी भी संख्या में जब हम भाग करते हैं तो उसका शेषफल या तो शून्य आता है या तो भाजक से छोटा आता है। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है ना। तो अगर यहाँ पर शेषफल r आया है तो इस r का मान क्या हो सकता है भाई, इस r का मान या तो 0 हो सकता है, शेषफल या तो शून्य आ जाए, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि भाजक 6 है और शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा या भाजक के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या तो 3 हो सकती है, या तो 4 हो सकती है, या तो 5 हो सकती है ना। इनमें से कोई भी r का मान हो सकता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें r की प्लेस पर एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, एक बार 3 रखना है, एक बार 4 रखना है, फिर एक बार 5 रखना है, ठीक है। तो रखते हैं। जब मैंने r की प्लेस पर 0 रखा तो ये मिलेगा मुझे। फिर मैंने r की प्लेस पर 1 रखा, फिर मैंने r की प्लेस पर 2 रखा, फिर मैंने r की प्लेस पर 3 रखा, फिर मैंने r की प्लेस पर 4 रखा, और फिर मैंने r की प्लेस पर 5 रखा, ठीक है। ये मैंने r की प्लेस पर रख दिया। अब देखो 0 का कोई मतलब है नहीं, x की वैल्यू कितनी है, 6q है, ठीक है। तो मैं इस 6q को क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 2 × 3q, बिल्कुल ले सकता हूँ, 2 क्या 6 हो जाएगा। इस 6q + 1 को हम कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इस 6q + 2 को मैं कैसे ले सकता हूँ, क्या इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। जब मैंने 2 कॉमन किया तो यहाँ पर हो गया 3q + 1 और यहाँ पर हो गया। अब 6q + 3 की बात करें तो इसमें से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो 3 कॉमन लूंगा तो क्या होगा, 3 × 6 और यहाँ पर कितना आएगा, 2q + 1 आएगा। अगर मैं 6q + 4 की बात करूं तो इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, 2 कॉमन लूंगा तो ये क्या मिलेगा, 3q + 2 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं 6q + 5 की बात करूं तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले टर्म की बात करूं तो क्या इसमें 2 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। जब आप 2 से भाग करोगे तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी भाग बड़े आराम से चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये तो कोई सम संख्या है, ये क्या है, ये कोई समपूर्णांक है, ठीक है। भाई बात समझ में आ रही है, जिस संख्या में 2 से भाग चला जाता है वो क्या होता है, समपूर्णांक होता है। तो ये वाला क्या है, समपूर्णांक है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 से भाग चला जाएगा, ठीक। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा,
तो ये क्या है, ये विषम पूर्णांक है। ये क्या है, ये विषम पूर्णांक है। ठीक है, इसकी बात करूं तो इसमें भी क्या होगा, 2 से जब आप भाग करोगे तो 2 से भाग करने के बाद में ये इससे कट जाएगा, यानी इसमें भी 2 से भाग चला गया, तो ये भी समपूर्णांक है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर 3 है, इसमें मैं अगर 2 से भाग करूंगा तो भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये विषम पूर्णांक है। ये क्या है, ये विषम पूर्णांक है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 2 से भाग चला जाएगा, है ना, तो ये क्या है, ये समपूर्णांक है। और अगर मैं 6q+5 की बात करूं तो ये भी क्या है, ये भी विषम पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, तो ये भी क्या है, विषम पूर्णांक है। तो आप देख रहे होंगे कि जो भी सम पूर्णांक है उनमें तो 2 से भाग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो विषम पूर्णांक है वो क्या है, या तो 6q+1 के रूप में है, या तो 6q+3 के रूप में है, या तो 6q+5 के रूप में। यानी कोई भी विषम पूर्णांक की जब भी आप बात करते हो तो वो या तो 6q+1 के रूप में होंगे, या तो 6q+3 के रूप में होंगे, या तो 6q+5 के रूप में होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 6q+1 के रूप में होगा, या तो 6q+3 के रूप में होगा, या तो 6q+5 के रूप में होगा। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया। आप चाहें तो पहले मेथड से करें या फिर आप इस मेथड से करें, दोनों ही मेथड हर जगह अप्लीकेबल है, दोनों ही मेथड हर जगह मान्य है ना। किसी भी मेथड से आप करोगे कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान प्रकार के स्तंभों में मार्च करना है, तो अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि सेना की टुकड़ी में 616 सदस्य हैं और आर्मी बैंड में 32 सदस्य हैं। मतलब यह है कि बजाने वाले 32 हैं और परेड करने वाले 616 लोग हैं। आगे आगे बजाने वाले चलेंगे और पीछे पीछे परेड करने वाले चलेंगे। तो कह रहा है कि जितनी लाइनें बजाने वालों की लगेंगी उतनी ही लाइनें परेड करने वालों की लगेंगी। मतलब अगर वो 32 लोग 2 लाइन में बजाते हुए चल रहे हैं तो ये 616 लोग 2 लाइन में परेड करते हुए चलेंगे। अगर वो 32 लोग 4 लाइन में बजाते हुए चल रहे हैं तो ये 616 लोग 4 लाइन में परेड करते हुए चलेंगे। तो हमसे कह रहा है कि वह अधिकतम संख्या बताइए जिसमें बजाने वाले और परेड करने वाले चल रहे हो। तो सिंपल सी बात है, जहां भी आपसे अधिकतम पूछे वहां पर समझ लीजिएगा कि आपको HCF निकालना है, यानी महत्तम समापवर्तन निकालना है। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 616 और 32 का क्या HCF, है ना। तो निकाल लेते हैं, क्या करेंगे, 616 बड़ा है तो 32 से भाग कर देंगे, है ना। 32 से भाग करोगे एक ही बार भाग जाएगा, क्योंकि 2 बार करोगे 62 हो जाएगा, एक ही बार करते हैं तो ये 32 हो गया, है ना। एक है, एक में से 2 घटेगा नहीं, एक इससे भाग लेगा, 11 में से 2 निकल गया 9, और यहाँ पर 5 में से 3 निकल गया 2, ये 29 आ गया। अभी ये शेषफल नहीं है, अभी तो 6 बाकी है, इस 6 को यहाँ उतारेंगे। अब 32 से भाग करते हैं 296 में, है ना। अगर मैं 5 बार पहाड़ा पढ़ता हूँ 32 का तो मुझे क्या मिलेगा, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 1 16, 160 मिलेगा, कम है, आगे चलता हूँ। अगर मैं 32 में 10 का गुणा करता हूं तो मुझे 320 मिलेगा, जो कि इससे ज्यादा हो गया। तो अगर मैं 32 में 9 का गुणा करूं तो 9 गुना 18, 9 के 27 और 28, बिल्कुल 9 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 9 बार भाग किया तो कितना आया, 288 आया। घटा लेते हैं, यहाँ पर 16 में से 8 निकल गया 8, और यहाँ पर 8 0, यहाँ भी 0। ठीक है, तो अब बचा कितना, 8 बचा, है ना। अब इस 8 से इस 32 में भाग करेंगे। ठीक है, तो कर देते हैं, कितनी बार, 4 बार, 832, और ये हो गया खत्म। ठीक है, तो 32 और 616 का HCF कितना आया, 8 आया। इसका मतलब यह है कि जो परेड करने वाले हैं और जो बजाने वाले हैं
उन दोनों की 8-8 लाइनें लगेंगी। 8 लाइनें बजाने वालों पे लगेंगी और उसके पीछे 8 लाइनें परेड करने वालों पे लगेंगी। ये तो हमने HCF निकाल लिया, लेकिन अब इसे हम लोग लिखेंगे कैसे? इसे हम लोग लिखेंगे इस तरह से। 616 में मैंने क्या किया था, 32 से भाग किया था, भागफल कितना आया 19 आया, शेषफल कितना आया 8 आया, मतलब शेषफल शून्य नहीं हुआ। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। अब की बार 32 में कितने से भाग करेंगे, 8 से। कितनी बार भाग गया, 4 बार, यानी भागफल 4 आया, शेषफल कितना आया 0 आया, यानी शेषफल हो गया 0। अब यही 8 क्या होगा, यही 8 616 और 32 का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी, यानी जो बजा रहे हैं वो 8 लाइन लगाएंगे और बजाते हुए चलेंगे, और जो परेड कर रहे हैं वो भी पीछे 8 लाइन लगाएंगे और परेड करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 8। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 होता है ना। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि कोई भी अगर आप पूर्णांक लेते हैं उसका वर्ग करते हैं तो वो या तो 3m के रूप में होगा या तो 3m+1 के रूप में होगा, है ना। यहाँ पर m का मान कुछ भी हो सकता है ना, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि अगर आप कोई भी पूर्णांक लेते हैं तो वो या तो 3m के रूप का होगा या तो 3m+1 के रूप का होगा। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था 6q+1 6q+3 6q+5, तो वहां पर 6 क्या था, वहां पर 6 भाजक था, तो यहाँ पर 3 क्या होगा, 3 भाजक होगा। तो किसी भी संख्या में जब आप 3 से भाग करोगे और फिर उसका वर्ग करोगे तो वो या तो 3m के रूप में होगा या तो 3m+1 के रूप में होगा। तो देखते हैं इसको लोग करेंगे कैसे। मैंने कहा मान लिया कि x कोई पूर्णांक है ना, x कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस x में हम 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग किया, मान लेता हूं भागफल q आया है, यानी यहाँ पर 3q होगा। जब इसको घटाया तो मान लेते हैं शेषफल कितना आएगा, r आएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, तो इसे हम लोग लिखेंगे x = 3 × q प्लस क्या r। यहाँ पर 3 क्या है, भाजक है, q क्या है, भागफल है, और r क्या है, शेषफल है। और यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा हमें जानते हैं कि r का मान या तो 0 हो सकता है या तो भाजक से छोटा होगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर r का मान क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि भाजक 3 है, तो r का मान 3 या 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब वही प्रोसेस, r की जगह पर एक बार 0 रखेंगे, फिर एक बार 1 रखेंगे, फिर एक बार 2 रखेंगे। तो रख देते हैं, जब मैंने r की जगह पर 0 रखा तो मुझे क्या मिला, 3q मिला, यानी इसको हम लोग 3q लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने r की जगह पर क्या किया, r की जगह पर मैंने 1 रखा तो 3q+1 मिला। फिर मैंने r की जगह पर क्या किया, 2 रखा तो मुझे मिला 3q+। ठीक, तो अभी ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने तो कहा था कि मान लिया कि x कोई पूर्णांक है, तो अगर x कोई पूर्णांक है उसमें आप 3 से भाग करते हो तो वो या तो इस रूप में होगा या तो इस रूप में होगा या तो इस रूप में होगा। हमें तो इसके वर्ग की बात करनी है ना। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो वो कैसा होना चाहिए, या तो 3m जैसा होना चाहिए या तो 3m+1 जैसा होना चाहिए। तो हम कर लेते हैं, सबसे पहले इस 3q का वर्ग करेंगे। जब आप इस 3q का वर्ग करते हैं यानी x² करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 3q², यानी आपको क्या मिल जाएगा, 9q², है ना। इस 9q² को आप ऐसा लिख सकते हैं, 3 × q² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका वर्ग करेंगे। जब आप इसका वर्ग करोगे तो x² क्या होगा, 3q+1 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर लगा दो। जब आप a+b का होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या होगा, 3q² यानी 9q² प्लस 6q+1, ये तो होगा। अब देखो, अब मैं इन दोनों में से 3 कॉमन कर सकता हूं। जब मैंने इन दोनों में से 3 को कॉमन किया तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3q² और यहाँ पर क्या बचेगा, 2q बचेगा और +1 हो गया। ये हो गया। अब ऐसे ही तीसरे वाले का भी वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² = 3q+2 का होल स्क्वायर ना। अब यहाँ भी a+b का होल स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर यानी 9q²
प्लस 2 ये भी होगा तो 2 गुना 4 या 12 क्यू प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ऐसा। ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ, मैं यहां से लेकर यहां तक इन तीनों पदों में से 3 कॉमन ले सकता हूं, है ना। जब मैं इनमें से 3 कॉमन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1 ये मिलेगा। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहा है कि जब भी आप किसी पूर्णांक का वर्ग करोगे तो वो या तो इस रूप में मिलेगा आपको या तो इस रूप में मिलेगा। तो मैंने सबसे पहले कहा कि मान लिया कि मेरे पास कोई पूर्णांक है x, मैंने सबसे पहले इस x का मान निकाला तो x का एक मान मिला 3q, दूसरा मिला 3q प्लस 1, तीसरा मिला 3q प्लस 2। फिर मैंने इन तीनों मानों का वर्ग कर दिया तो एक मान मुझे मिला ये, दूसरा मान मिला ये और तीसरा मान मिला ये, है ना। अब उसने कहा था कि जब भी आप किसी पूर्णांक का वर्ग करोगे तो वो या तो इस रूप में मिलेगा या तो इस रूप में मिलेगा। कोई पूर्णांक है तो यम का कुछ भी मान हो सकता है, तो अगर यहाँ पर मैं q का कोई भी मान रखता हूँ तो मुझे कोई ना कोई पूर्णांक मिलेगा, तो मैं इसकी जगह पर यम लिख सकता हूँ, तो लिख देता हूँ। मैंने कहा क्या हो गया, ये 3m हो गया और यहाँ आगे लिख दूंगा जहां m बराबर क्या 3q स्क्वायर, है ना। अब दूसरे की बात करें, जब भी आप यहाँ पर q का कोई मान रखोगे, हल करोगे तो कोई ना कोई पूर्णांक मिलेगा। भाई इसको हल करने पे आपको हो सकता है 0 मिले, 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, कुछ भी मिल सकता है। तो अगर यहाँ पर कोई भी पूर्णांक मिलता है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यम कोई भी पूर्णांक हो सकता है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या 3m प्लस 1, यहाँ पर यम लिख दिया तो ये हो गया 3m प्लस 1 और आगे लिख दूंगा कि जहां यम बराबर क्या है 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है, तो दूसरी संख्या में जब हमने वर्ग किया था तो वो किस रूप में मिला, 3m प्लस 1 के रूप में मिला। बात आ रही है समझ में। अब ऐसे ही अगर मैं तीसरे की बात करूं तो यहाँ भी आप q का मान रख सकते हो, 0 1 2 3 4 कुछ भी रख दो, हल करोगे कोई ना कोई पूर्णांक मिलेगा। कोई भी पूर्णांक मिले वहां पर हम यम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि यम कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो यहाँ पर लिख दो क्या 3m प्लस 1, आगे लिख दो जहां m बराबर क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। जब भी आप किसी पूर्णांक का वर्ग करोगे तो वो या तो 3m के रूप में मिलेगा या तो 3m प्लस 1 के रूप में मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है ना। यहाँ पर भी m कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, तो अभी पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था जिसमें वर्ग करना था, इसमें घन करना है ना। तो देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले आप कहेंगे मान लिया कि x कोई पूर्णांक है। ठीक है, x कोई पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, अब x में हम 9 से भाग करेंगे। क्यों, क्योंकि जो भी हमें संख्या प्राप्त करनी है वो या तो 9m के रूप में करनी है या तो 9m प्लस 1 के रूप में करनी है या तो 9m प्लस 8 के रूप में करनी है। ठीक है, ऐसे करिए। तो देखो जब आप 9 से भाग करते हो तो मान लो भागफल आपको मिला क्या, q मिला, तो यहाँ पर आ जाएगा 9q। तो मान लेते हैं शेषफल क्या आया, r आया। अब इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, इसे हम लोग लिख देंगे x इक्वल टू 9q प्लस r, ये तो लिखेंगे। अब यहाँ पर r का मान क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है और 8 हो सकता है। r की जगह पर 0 से लेकर 8 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। क्यों, क्योंकि भाजक आपका 9 है ना। तो 9 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, तो यहाँ पर इतनी संख्याएं आ सकती हैं। अब क्या करेंगे, अब एक बार r की जगह पर 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, है ना। तो रखो, सबसे पहले आप रखोगे 9q r की जगह पर 0, ठीक। फिर रखोगे 9q r की जगह पर 1, फिर रखोगे 9q r की जगह पर 2। ऐसे ऐसे रखते हुए जाओगे कहां तक, x इक्वल टू 9q प्लस 8। आप खुद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं।
तो इस तरह से आप 9 संख्याएं लिखोगे, फिर उसका आप घन करोगे, घन करने के बाद में हल करोगे, तब आपको इस तरह से मिलना चाहिए, है ना। बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत जटिल हो जाएगा। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा कि यहाँ पर हम 9 से भाग कर रहे हैं, हमें एक ऐसी संख्या सोचनी है जिसका घन करने पर वो 9 से कट जाए। एक ऐसी संख्या सोचनी है जिसका जब हम लोग घन करें तो वो 9 से कट जाए। घन का मतलब समझ रहे हैं, किसी संख्या का स्वयं में 3 बार गुणा होगा। जैसे 2 का घन कितना आएगा, 8 आएगा, 2 गुना 4 गुना 8, है ना। तो सोचना ये है कि ऐसी कोई संख्या हमें मिल जाए जिसका जब हम घन करें तो उसमें 9 से भाग करने पर वो कट जाए। तो हमें पता है जब आप 3 का घन करोगे तो 3 या 9 या 27 मिलेगा, और 27 में आप 9 से भाग करोगे 27 कट जाएगा। तो यहाँ पर हम 9 के बजाय 3 से भाग कर सकते हैं, 3 से भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप 3 से भाग करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 3q, यहाँ भी आपको 3 मिल जाएगा, है ना। जब यहाँ पर 3q प्लस r आएगा तो r की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, r की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2। क्यों? क्योंकि भाजक 3 है तो 3 से बड़ा तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये संख्याएं खत्म हो गई। अब क्या करेंगे, अब r की प्लेस पर एक बार 0 रखेंगे, तो रख देते हैं x इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस 0, मतलब ये क्या मिला आपको 3q मिला, है ना। ऐसे ही r की प्लेस पर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 3q प्लस 1, है ना। फिर ऐसे ही r की प्लेस पर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 3q प्लस 2। तो मैंने कहा कि मान लें कि x कोई पूर्णांक है, जब मैंने उसमें 3 से भाग किया तो मुझे एक संख्या मिली 3q, एक संख्या मिली 3q प्लस 1, एक संख्या मिली 3q प्लस 2। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, घन करेंगे। तो करते हैं, देखो। तो सबसे पहले हम लोग इस संख्या का वर्ग करेंगे, तो x क्यूब इक्वल टू क्या मिलेगा 3q का होल क्यूब। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको 3 या 9 या 27 q के पावर 3, है ना। अब यहां से हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 9 3q पावर 3 लिख सकते हैं ऐसा, है ना, क्योंकि 9 क्या 27 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे वाले की बात करते हैं x क्यूब, तो इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब। ये तो अब यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है a क्यूब यानी 3q का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर। ये तो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। तो इसको हम लिखेंगे कैसे 3 या 9 या 27 क्यूब की पावर 3 प्लस, इसको पहले लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 या 9 या 27 और क्यूब के पावर 2 यानी क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस इसको लिखते हैं तो 3 या 9 क्यूब, एक का वर्ग करोगे एक ही आएगा, एक से इसमें गुणा करोगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये 9 क्यूब ही रहेगा, और फिर प्लस 1 क्योंकि एक का क्यूब कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब इन तीनों को ध्यान से देखो, इसमें से आप 9 को बाहर निकाल सकते हो, मतलब 9 कॉमन हो सकता है। जब आप 9 को कॉमन करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 3q के पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और प्लस क्या। अब ऐसे ही तीसरे वाले का भी करेंगे, जब आप तीसरे वाले का करेंगे तो आपको मिलेगा x क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ये मिलेगा। अब यहाँ पर भी a प्लस बी का होल क्यूब लगा देते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3q इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। अब देखो किया क्या a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, है ना, a प्लस b का होल क्यूब होता है, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 27 क्यूब प्लस ये कितना हो गया 3 या 9 या 27 और 2 54 यानी 54q स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो गया, 3 या 9 4 36 q प्लस और ये कितना हो गया 2 का क्यूब यानी 8 हो गया, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक
यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं 9 कॉमन कर सकता हूँ। तो कर देता हूँ। जब मैंने 9 को कॉमन किया तो क्या हुआ, 9 तिया 27 यानी 3q क्यूब प्लस 9 छक 54 यानी 6q स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 यानी 4q और फिर प्लस 8। तो पहली संख्या थी 3q, दूसरी थी 3q प्लस 1, तीसरी थी 3q प्लस 2। जब मैंने इनका घन किया तो एक संख्या मुझे ये मिली, दूसरी संख्या ये मिली और तीसरी संख्या मुझे ये। तो अब हम अगर q के स्थान पर कोई भी मान रखें, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रखें, तो ये कोई ना कोई पूर्णांक देगा हमें। तो अगर ये कोई ना कोई पूर्णांक देता है हमें, तो इसके स्थान पर हम यम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा है कि यम कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, 9m और आगे लिखूंगा जहां जहां यम इक्वल टू कितना है, 3q क्यूब, है ना। यहाँ पर q कोई पूर्णांक हो सकता है। जब आप कोई पूर्णांक यहाँ पर रखेंगे तो ये पूरा कोई ना कोई पूर्णांक ही मिलेगा। मतलब यहाँ पर हम रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है कि यह कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो पहली संख्या में जब मैंने क्यूब किया तो किस रूप में मिला मुझे, 9m के रूप में। ठीक है, अब दूसरी संख्या की बात करते हैं। यहाँ पर भी जब आप q के स्थान पर कोई मान रखोगे 0 1 2 3 4 तो कोई ना कोई पूर्णांक मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इसके स्थान पर यम लिख सकता हूँ। तो लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9m प्लस 1, आगे कह दोगे कि जहां जहां m बराबर क्या है, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है, यहाँ पर q कोई पूर्णांक है ना। तो दूसरी संख्या में जब मैंने घन किया तो मुझे किस रूप में मिला, 9m प्लस 1 के रूप में। अब ऐसे ही तीसरे वाले की बात करते हैं। यहाँ पर आप q का कोई भी मान रखोगे तो कोई ना कोई पूर्णांक देगा आपको। तो अगर ये कोई ना कोई पूर्णांक आपको देता है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो 9m प्लस 8 और आगे लिख दो जहां जहां m इक्वल टू क्या है, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, है ना। यहाँ पर भी q कोई पूर्णांक है। तो जब मैंने तीसरी का घन किया तो मुझे क्या मिला, 9m प्लस 8। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जब भी हम किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करते हैं तो वो या तो 9m के रूप में मिलेगा, या तो 9m प्लस 1 के रूप में मिलेगा, या फिर 9m प्लस 8 के रूप में मिलेगा, है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और बच्चे सीख सकें और बच्चे पढ़ सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन को दबाएं और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। एक बात और बच्चों, अगर आप चैप्टर वाइज नोट्स चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के नोट्स प्रोवाइड कराए जाए। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करने में व्यस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।